10वीं जमात के फिजिकल साइंस के सबक फ्लस्कारी के उसूल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी में आपका इस्तकबाल है। पिछली जमातों में हम धातें और अधातों के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं, जिसमें धातों के तबई खवास के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें अहम जो तबई खवास है, आमतौर पर धातें चमकदार होती हैं, इनमें गरज की सलाहियत होती है। जैसा कि आप जानते हैं, स्कूल में बेल मारने के लिए या बेल बजाने के लिए एक घंटी होती है। जब इस बेल को मारा जाता है तो इसके अंदर से आवाज पैदा होती है। यानी सख्त अशिया से जब ये धातें टकराती हैं तो इनमें आवाज पैदा होती है, जिसको गरज की सलाहियत कहा जाता है। तवर्रुख भी एक धातों की एक खासियत है। जैसा कि आप रोजमर्रा जिंदगी में ग़िज़ा की पैकिंग के लिए अल्मुनियम फॉइल यानी अल्मुनियम की परत का इस्तेमाल करते हैं, और मिठाई पर लगाने के लिए चांदी के वर्क इस्तेमाल किए जाते हैं। लोहे की शीट, जिंक शीट, इस तरह की जो सलाहियत है शीट्स में तब्दील करने की, इसे तवर्रुख कहा जाता है। और एक अहम तबई खवास में तमद्दुद है, यानी हम बर्ख इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ तारों का इस्तेमाल करते हैं। तारों की शक्ल में इसको ढालने का जो प्रोसेस है उसे तमद्दुद कहते हैं। और एक जो खासियत है वो बरखी मौसीलियत है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी धातों से बर्ख गुजरती है। और एक है ईसाले हरारत, यानी धातों से हरारत भी गुजरती है। धातें हमारी जिंदगी में एक अहम रोल अदा करती हैं। हम मुख्तलिफ धातों को मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोना और चांदी जेवर बनाने के लिए, तांबा, लोहा और अल्मुनियम बरखी मौसिल तारों की तैयारी में, और बाज़ मौक़ों पर चंद मखसूस बर्तन की तैयारी वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम धातों और इनकी भरतों यानी अलॉय से बनी गई घरेलू अशिया अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। धात क्या है? धातें जमीन की ऊपरी परत में कुदरती तौर पर मादनियात या कसधातों की शक्ल में पाई जाती हैं। कुछ धातें आज़ादाना हालत में पाई जाती हैं और कुछ धातें दूसरी धातों के साथ मिली हुई शक्ल में पाई जाती हैं। फिजा की गर्द है, उसमें भी धाती ज़र्रात पाए जाते हैं। सतही पानी में धाती ज़र्रात पाए जाते हैं और चट्टानों की शक्ल में धातें पाई जाती है। अगर आप कीमिया की जानिब से अगर इसका डेफिनेशन हम देखें, धात वो है जो हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रखती है, यानी इसके अंदर से बर्फ गुजरने की सलाहियत आज़म तरीन होती है। ये चमकदार होते हैं और इनमें तवर्रुख और तमद्दुद जैसी खुसूसियात पाई जाती हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स को खोकर मुस्बित रवा बनाने की सलाहियत रखती हैं। अगर हम पीरियडिक क्लासिफिकेशन दौरी जदवल के मुताबिक अगर देखें तो कई तरह की धातें पाई जाती हैं, जिसमें अल्कली मेटल्स है, खुलवियाना धातें, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, खुलवियाना जमीनी धातें, ट्रांजिशन मेटल्स है और रेयर अर्थ मेटल्स हैं। और अधात या गैर धात जिसे हम नॉन मेटल्स कहते हैं। धात में और अधात में क्या फर्क पाया जाता है? धात में जो तबई खुसूसियात है, तवर्रुख, तमद्दुद और गरज की, ये पाई जाती हैं, जबकि अधात में ये चीजें, ये खुसूसियात नहीं पाई जाती। आमतौर से तमाम धातें ठोस हालत में होती है, सिवाय चंद के, जैसे मर्क्यूरी पारा है जो माया हालत में पाया जाता है। जबकि अधात या गैर धात नॉन मेटल, इनमें हरारत गुजरने की सलाहियत और बर्फ गुजरने की सलाहियत बहुत ही कम पाई जाती है। यानी पूर कंडक्टर, एक नाखिस मौसिल बर्फ और हरारत होते हैं ये। और नॉन मेटल्स में तवर्रुख, तमद्दुद, गरज जैसी सलाहियतें नहीं पाई जाती। अक्सर जो नॉन मेटल्स है ये रूम टेम्परेचर पर गैसी हालत में या माया हालत में या ठोस हालत में पाए जाते। ये दोनों से हटकर और एक है नीम धात, यानी ये ऐसे हैं जो पूरी तरह से धात भी नहीं है और पूरी तरह से ये गैर धात भी नहीं है, यानी इनके अंदर मिली जुली सलाहियतें पाई जाती हैं। इनमें धात की भी चंद खुसूसियात पाई जाती हैं और नॉन मेटल्स गैर धात की भी चंद खुसूसियात पाई जाती हैं। मेटलॉइड्स जो नीम धातें हैं, आमतौर से इनके अंदर गैर धात की सलाहियतें पाई जाती हैं, लेकिन बाज शराइत पर या बाज हालात में ये बर्फ को गुजरने की सलाहियत इसके अंदर रहती है, जिसकी वजह से इसे हम नीम मौसिल सेमीकंडक्टर्स के तौर पे
इस्तेमाल करते हैं। सबक का जो टॉपिक है फ्लस्कारी। फ्लस्कारी मेटलर्जी क्या है? फ्लस्कारी दरअसल वो अमल है जो कच्चे धात या मादनियात से धात को तखलीस करना, हासिल करना फ्लस्कारी कहलाता है। और इस दौरान जो उसूल इस्तेमाल में आते हैं वो फ्लस्कारी के उसूल कहलाते हैं। यहाँ पे और एक चीज काबिल गौर है, जो भरत जिसे हम अलय कहते हैं, दो धातों या दो से जायद धातों के मिलने से जो धात हासिल होती है उस धात को हम भरत कहते हैं। भरत बनाने के पीछे कुछ खास वजह होती है जिससे हासिल होने वाली जो भरत है उसके अंदर आजादाना हालत में जो पाई जाने वाली धातें हैं उसकी खुसूसियात से इसकी खुसूसियात में मजीद जो है इजाफा होता है, रंग में इजाफा होता है या चमक में इजाफा होता है या इसकी पुख्तगी में इजाफा होता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि सोना, खालिस सोना और जो जेवर बना हुआ सोना है ये दोनों में फर्क होता है। खालिस सोने में सिर्फ सोने के उनसर ही पाए जाते हैं, जबकि जेवर की शक्ल में जो सोना होता है उसके अंदर थोड़ी मिकदार तांबे की भी पाई जाती है। उसी तरह से जब चांदी, खालिस चांदी और जो है चांदी के बने जो जेवरात है ये दोनों में भी इसी तरह का फर्क पाया जाता है। चांदी प्योर जो है खालिस होती है, जबकि जो है चांदी से बने जो जेवरात है उसमें कुछ मिकदार अल्युमिनियम की भी इसके अंदर मिलाई जाती है ताकि ये धातों में थोड़ी सी सख्ती आए। और एक भरत की मिसाल है कांसा, जिसमें तांबा और टिन ये दोनों को मिलाकर बनाई जाती है। इसी तरह से आपने स्टेनलेस स्टील का नाम भी सुना है, जो लोहे और निकल से जो है मिलाकर इस भरत को बनाया जाता है। तो भरत बनाने के कई तरीके हैं और इनकी तैयारी का अमल भी है। यहाँ पे धातों का वक़ू, एक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, यानी धातें किस तरह से पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, इनका वक़ू क्या है। कार्बन, सल्फर, नोबल गैसेस जिसे हम गैर आमिल गैसेस भी कहते हैं, और सोना जैसे कुछ अनासिर जमीन की जो ऊपरी परत है उसमें आज़ाद हालत में पाए जाते हैं, जबकि दीगर जो अनासिर है वो मुत्तहिद हालत में पाए जाते हैं, यानी एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। मुख्तलिफ अनासिर मुख्तलिफ मिकदार में पाए जाते हैं। सभी धातों में अल्युमिनियम सबसे ज्यादा मिकदार में पाई जाने वाली धात है। ये जमीन की ऊपरी परत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तीसरा उनसर है। अगर वजन के एतबार से देखें तो तकरीबन 8.3% ये पाया जाता है। ये कई आतिशी मादनियात यानी जिनमें अबरख और चिकनी मिट्टी भी शामिल है, इसका जो है एक अहम तरीन जुज है। कई जवाहरात, जेमस्टोन्स, अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की गैर खालिस शक्ल है, और क्रोमियम रूबी में और कोबाल्ट, सेफायर तक मिलावटें मौजूद होती हैं। ये मुतादिद मुरक्कबात की तश्कील करता है जिनके मुख्तलिफ इस्तेमाल की वजह से ये बहुत अहम उनसर है। ये हयातियाती निज़ामों में लाजमी अनासिर में से एक है। किसी मखसूस धात को हासिल करने के लिए सबसे पहले हम इन मादनियात को तलाश करते हैं जो जमीन की ऊपरी परत में कुदरती तौर पर पाए जाने वाली कीमयाई अशिया हैं और कानकनी के जरिए हासिल की जा सकती हैं। मुतादिद मादनियात जिनमें धात मौजूद हो सकती है, इसमें से जो है सिर्फ चंद मादनियात ही ऐसी हैं जो धात को अक्स करने के लिए, हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ऐसी मादनियात को हम कसधातें ओर्स कहते हैं। ज्यादातर मादनियात जमीन की परत में कुदरती शक्ल में मौजूद होने के लिए यानी गैर क़याम पजीर हालत में होते हैं, और इसलिए वो कुछ दूसरे अनासिर के साथ मिलकर क़याम पजीरी हालत में आ जाते हैं, और इस मिली हुई हालत को हम कसधातों के नाम से जो है जानते हैं। कसधातें दरअसल वो मादनियात है जिनमें धात आसानी से निकाली जा सकती है। आइए हम मादनियात और कसधातों के दरमियान फर्क को देखते हैं। यानी मादनियात वो शय है जो कुदरती गैर नामियाती मादा हैं जो जमीन की ऊपरी परत में मौजूद होते हैं, जबकि कसधातें वो मादनियात हैं जिनसे धात को इख्तिसादी और आसानी से निकाला जा सकता है। मादनियात खलमी साख्त के होते हैं, जबकि कसधात भी जो है ये खलमी साख्त नहीं होती। मादनियात जो है, तमाम मादनियात कसधात नहीं होते और तमाम कसधातें जो है मादनियात नहीं होते।
होते हैं। मादनियात की अगर मिसाल देखें तो मिट्टी एल्युमिनियम की मादनियात है, जबकि कसधात बॉक्साइट और केरोलाइट एल्युमिनियम की कसधातें हैं। मादनियात में धातों की अच्छी फीसद मौजूद हो सकती है या नहीं, लेकिन कसधात में हमेशा धात की अच्छी फीसद मौजूद होती है। यानी जैसे आप मिसाल देख सकते हैं, मिट्टी में एल्युमिनियम की कुछ मिकदार पाई जाती है, मिट्टी में एल्युमिनियम की कुछ मिकदार पाई जाती है, यानी चंद परसेंट बोल सकते हैं आप, जैसे 5%, 10% एल्युमिनियम पाई जाती है। जबकि अगर बॉक्साइट और केरोलाइट में देखें तो इसमें 50, 60, 70% जो है एल्युमिनियम पाई जाती है। तो हम जब एल्युमिनियम को हासिल करते हैं तो एल्युमिनियम को मिट्टी से हासिल करना हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है, जबकि जो है एल्युमिनियम को बॉक्साइट और केरोलाइट से हासिल करना फायदेमंद या सूदमंद होता है। यानी अगर एल्युमिनियम को हम मिट्टी से हासिल करें तो इसकी बहुत ही कम मिकदार हासिल होती है, जबकि बॉक्साइट और केरोलाइट से जो है एल्युमिनियम की ज्यादा मिकदार हम हासिल कर सकते हैं। लिहाजा जो कम मिकदार जिसमें पाई जाती है या दूसरे भी जिसके अंदर अनासिर पाए जा सकते हैं उन्हें हम मादनियात कहते हैं। तो मादनियात में से कुछ खास जो मादनियात हैं जिनमें इनकी मिकदार ज्यादा मिकदार में पाई जाती है उन्हें हम कसधात कहते हैं। तो धात को हासिल करने के लिए आमतौर से कसधात का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कसधात दरअसल वो है जिसमें धात की एक अच्छी फीसद यानी अच्छी मिकदार पाई जाती है, जबकि ये जरूरी नहीं है कि हर मादनियात में धात की अच्छी मिकदार मौजूद हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, या जिसे हम सूदमंद तरीके से फायदे से जिस चीज से हम धात हासिल कर सकते हैं वो कसधात है, और जिस चीज से जो है हमें फायदा कम है या जो है कम मिकदार में धात हासिल होती है उसे हम मादनियात कहते हैं। आइए अब हम जो है लोहे की चंद कसधातों पर नजर डालते हैं। जैसा कि लोहे को आप जानते हैं हम मुख्तलिफ जरूरियात के लिए लोहे का इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, दरवाजे के लिए, खिड़कियों के लिए या दूसरे जो अशिया है, फर्नीचर है, उनके लिए हम लोहे का इस्तेमाल करते हैं। तो लोहा जो है किस तरह से हासिल होता है या लोहा किस शक्ल में पाया जाता है, इन्हें किस तरह से हासिल किया जाता है, इन्हें कौन सी कसधात से जो है हम लोहा हासिल करते हैं, इसमें जो है मतलब फायदेमंद साबित होता है या कौन सी जो है अहम कसधातें हैं, इनके ताल्लुक से जानने की कोशिश करेंगे। तो 4 जो धातें यहाँ पे बताई गई है स्क्रीन पर, हेमाटाइट, मैग्नीटाइट, लेमोनाइट और सिडराइट। हेमाटाइट का जो कीमियाई जाब्ता है ये Fe2O3 जो दरअसल आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं, ये आमतौर से रॉक्स और सॉइल यानी मिट्टी की जो ऊपरी जो परत है और पहाड़ें जो पाई जाती हैं मिट्टी की ऊपरी परत में, इनमें जो है ज्यादातर पाया जाता है। ये वजनी होता है और एक ये हार्ड ऑक्साइड मिनरल है, यानी एक सख्त ऑक्साइड मादनियात है। जबकि मैग्नीटाइट Fe3O4 यानी फेरस फेरिक ऑक्साइड इसका जो है कीमियाई जाब्ता है। ये इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे रॉक्स हैं उनमें ज्यादातर पाया जाता है ये। जबकि लिमोनाइट HFeO2 आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड इसका जो है नाम है। ये आमतौर से 2-3 किस्म के मादनियात आपस में मिलकर जो है मिलने से ये बनता है, जैसे हेमाटाइट और मैग्नीटाइट, पायराइट और दूसरे जैसे कसधातें हैं, ये मिली हुई शक्ल इनकी लेमोनाइट है। और जो चौथा है सिडराइट FeCO3 जिसे हम आयरन सेकंड कार्बोनेट कहते हैं, जो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स जैसी जो है चट्टानों में जो है पाया जाता है। अगर हम लोहे के मादनियात की साख्त के मुताल्लिक देखें तो लोहे की धातों के जनरली जो है 4 अक़साम बताए जाते हैं, जो अपनी कीमियाई साख्त और खलमी साख्त और इनके हालात में जिनमें इनकी जो है नशोनुमा होती है या किस तरह से फार्म होते हैं, तैयार होते हैं, इनकी वजूहात की बिना पर, इनके तबई खुसूसियात की बिना पर ये जो है 4 मुख्तलिफ जो है अक़साम बताए गए हैं। जिसमें पहला जो है वो हेमाटाइट है। हेमाटाइट एक आयरन ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, जो लोहे की एक कसधात है। ये कुदरत का एक अहम ज़ख़ीरा है, स्टोरेज है। ये मदफन और कानकनी के लिए सनती पैदावार के लिए ज़रूरी भी है। हेमाटाइट में आम तौर पर 50 से 60
70% लोहा आयरन जो है होता है, जिसमें कम नुकसान दह खसूसियात जैसे सल्फर और फास्फोरस होते हैं। इसका जो कीमियाई ज़ाब्ता है Fe2O3, जिसे हम फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड कहते हैं, इसमें तकरीबन 70% जो है लोहे की मिकदार पाई जाती है। अगर दूसरी कसधात के बारे में देखें हम, मैग्नीटाइट एक कसाफती ब्लॉक बनाता है, यानी एक हार्ड कसाफत वाला जो है टुकड़ा होता है और मजबूत मखनातीसी खुसूसियात रखता है। इसका रंग जो है सियाह होता है, इसकी नीम धाती चमक होती है। आमतौर से मैग्नीटाइट में नुकसानदाह नजासत होती है या आलूदगी कहते हैं जिसको हम, जो क्वार्ट्स की शक्ल में पाई जाती है और इसको पाउडर बनाने की जो सलाहियत है, सुफूफ बनाने की जो सलाहियत है, बहुत ही कम होती है और इसके अंदर 72.4% यानी 72.4% जो है लोहा पाया जाता है। लिमोनाइट HFeO2, जिसे हम आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड कहते हैं, एक लोहे की कसधात है जिसमें पानी होता है, यानी पानी का सालिमा होता है और फितरत में ये वसी पैमाने पर तकसीम होता है। बड़ी मिकदार में इस कसधात के जो है ज़खायर पाए जाते हैं। अगर हम इससे अगर लोहे को हासिल करना है तो इसमें 37 to 55% यानी 37 से 55% जो है लोहा पाया जाता है। इसके अंदर पानी के सालिम में पाए जाते हैं, लिहाजा इसको गर्म करके या भून कर इसको जो है पानी, इसके अंदर से जो है पानी के जो सालिमे होते हैं उसको निकाल दिया जाता है, जिससे इसके खालिसपन में इजाफा होता है। एक नरम साख्त है इसका रंग जर्द भूरे से गहरा भूरा होता है, ये आसानी से जो है पिघलता है और फितरत में यानी कुदरती तौर पर ये वसी पैमाने पर पाया जाता है। चौथा, सेटेराइट। दीगर खाम लोहे के मुकाबले में सनती कानकनी के लिए सेटेराइट ज्यादा कीमती कसधात नहीं है। इसमें 48.2% यानी 48.2% जो है लोहा इससे हासिल किया जा सकता है। ये आसानी से जो है गर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मवाद ज्यादा नहीं है इसके अंदर, लेकिन जैसे जैसे लोहे का मवाद नुमायां तौर पर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी पाउडर बनाने की जो सलाहियत है वो बेहतर होती है। इसका जो बैरूनी रंग है वो जर्द माइल सफेद और सुरमई सफेद होता है। मशगला एक, हस्बज़ैल कसधातों का मुशाहिदा कीजिए और कसधात में मौजूद धाती निशानदही या शिनाख्त कीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कसधात ज़ाबिते और जो है उसमें पाई जाने वाली धातु बतलाया गया है। बॉक्साइड Al2O3 2H2O, हाइड्रेटेड अल्युमिनियम ऑक्साइड। जैसा कि आप जानते हैं इसके अंदर Al2 है, लिहाजा इसके अंदर पाई जाने वाली धात अल्युमिनियम है। कॉपर आयरन पायराइट्स CuFeS2, इसके अंदर जो है कॉपर ज्यादा मिकदार में पाई जाती है, साथ ही साथ जो है इसके अंदर आयरन भी पाई जाती है जो सल्फाइड की शक्ल में मिली हुई होती है। जिंक ब्लेंड ZnS, जिसके अंदर जो है जिंक धात पाई जाती है। मैग्नीसाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, जिसके अंदर वाफर मिकदार में मैग्नीशियम पाई जाती है। इप्सम साल्ट MgSO4 7H2O, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जो है 7 पानी के सालिमे होते हैं, जिसके अंदर जो है मैग्नीशियम धात पाई जाती है। हॉर्न सिल्वर, जो सिल्वर क्लोराइड भी हम कहते हैं, जिसके अंदर जो है सिल्वर चांदी धात पाई जाती है। पेरोलोसाइट मैग्नीस ऑक्साइड है, जिसके अंदर मैग्नीस धात पाई जाती है। हेमोटाइट, ये दरअसल फेरस ऑक्साइड है, Fe2O3, जिसके अंदर लोहा आयरन जो है पाया जाता है। जिंक ऑक्साइड ZnO, जिसके दूसरे नाम जो है कैलामाइन और जिंक वाइट भी कहा जाता है, जिसके अंदर जो है जिंक धात पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड, चट्टानी नमक, जिसे रॉक सॉल्ट कहते हैं, हम आम जबान में इसे टेबल सॉल्ट कहते हैं, जिसका कीमियाई नाम सोडियम क्लोराइड है। इसके अंदर ज्यादा मिकदार में या वाफर मिकदार में सोडियम धात पाई जाती है। शंग्रफ, सिनाबार, मर्क्यूरी सल्फाइड है HES, जो पेंट्स, रबर बनाने या प्लास्टिक की चीजों में कलर पिगमेंट्स के तौर पर, यानी कलर, इसके अंदर जो है कलर का इजाफा, रंग का इजाफा करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर Hg, मर्क्यूरी, पारा जो है पाया जाता है। मैग्नीटाइट, ये भी जो है दरअसल फेरस ऑक्साइड है Fe3O4, जिसमें लोहा पाया जाता है। गैलिना लेड सल्फाइड, जिसके अंदर जो है लेड सीसा जो है पाया जाता है Pb। संगच, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, इसके अंदर कैल्शियम धात पाई जाती है। चूने का पत्थर लाइमस्टोन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके अंदर कैल्शियम धात जो है पाई जाती है। कार्नालाइट KCl MgCl2 6H2O। डिहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसके अंदर जो है मैग्नीशियम धात पाई जाती है। अगर आप देखें इन कसधातों में जो इनके कीमियाई ज़ाब्ते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन
यानी ऑक्साइड की शक्ल में पाई जाने वाली धातुओं में ऑक्साइड्स की शक्ल में पाई जाने वाली कस धातुओं में बॉक्साइट है, पेरोलोसाइट है, हेमाटाइट है, जिंकेट है और मैग्नीटाइट है। इसी तरह से सल्फाइड्स की शक्ल में पाई जाने वाली कस धातुओं में जो है कॉपर आयरन पाइराइड्स है, जिंक ब्लेंड है, जिनाबार है, गैलिना है। और क्लोराइड्स की शक्ल में पाई जाने वाली कस धातुओं में हार्न सिल्वर है, रॉक साल्ट है, कार्नोलाइट है। इसी तरह से कार्बोनेट्स की शक्ल में पाई जाने वाली कस धातुओं में मैग्नीसाइट है, लाइमस्टोन है। इसी तरह से सल्फेट्स की कस धातुओं में इप्सम साल्ट और जिप्सम पाए जाते हैं। आपने नोट किया होगा कि कई धातुओं के मुताल्लिका कस धातें इनकी ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। इसीलिए ऑक्सीजन और सल्फर 16वां ग्रुप का ग्रुप चाल्कोजन खानदान, चाल्कोजन फैमिली कहलाता है। यहाँ पे चाल्को के माने कस धात के हैं और जिन के माने जो है पैदा करने के है। चाल्को ओर को कहा जाता है और जिनस जो है प्रोड्यूस करने को, पैदा करने को कहा जाता है। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अल्मुनियम जैसी धातें इंतहाई आमिल होती हैं, इसलिए ये कुदरत में आसादाना हालत में नहीं पाई जाती है। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अल्मुनियम जैसी धातें हैं, ये इंतहाई आमिल होती है, लिहाजा जो है ये दूसरे अनासिर से मिलकर जो है मुरक्कब की शक्ल में पाई जाती है। ये लिहाजा ये आसादाना हालत में नहीं पाई जाती। जबकि जिंक, फेरस, लेड वगैरह जैसी धातें मुतदिल आमिल होती है, इसलिए ये जमीन की ऊपरी परत क्रस्ट में खास तौर पर ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की शक्ल में पाई जाती है। यानी जिंक, फेरस, लेड जैसी धातें ये अक्सर जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड्स और सल्फर के साथ मिलकर सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की जो है शक्ल में पाई जाती हैं। जबकि सोना और चांदी, Au और Ag जैसी धातें ये बहुत कम आमिल होती है, इसलिए कुदरती तौर पर आजादाना हालत में पाई जाती है। इसलिए इनको हम इनकी आमिलियत की बुनियाद पर यानी इनकी रिएक्टिविटी की बुनियाद पर इनको 3 हिस्सों में जो है तकसीम कर सकते हैं। इंतहाई आमिलियत वाली धातें या मुतदिल आमिलियत वाली धातें या बहुत कम आमिलियत वाली धातें। इंतहाई आमिलियत वाली धातों में पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अल्मुनियम है और मुतदिल आमिलियत वाली धातों में जिंक, फेरस, लेड और कॉपर है। बहुत कम आमिलियत वाली धातों में Hg, Ag, प्लैटिनम और Au। हम कस धातों से धातें कैसे हासिल करते हैं? क्या धात की आमिलियत, कस धात की नवियत यानी ये ऑक्साइड्स की शक्ल में या सल्फाइड्स की शक्ल में या क्लोराइड्स की शक्ल में या कार्बोनेट्स की शक्ल में या सल्फेट्स की शक्ल में जो पाई जाती हैं और अम्ल तखलीस के दरमियान कोई रिश्ता पाया जाता है। हम मादनी कस धातों से धातों की तखलीस कैसे करते हैं, कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि इनकी तखलीस की जाए, आइए इसको जो है हम डिटेल से जो है जानने की कोशिश करते हैं। कस धातों से धातों की जो तखलीस का जो मरहला है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, इसमें हम आमतौर से इसको 3 अहम मराहिल में इसको तकसीम कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो मरहला है मुर्तकिस करना या ड्रेसिंग करना, जिसे हम अंग्रेजी में जो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ ओर कहते हैं। दूसरा जो मरहला है खाम धात निकालना या हासिल करना, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। तीसरा जो अहम मरहला है धात को खालिस बनाना या रिफाइनिंग करना, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। पहले मरहले में मुर्तकिस करना या ड्रेसिंग करना है, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ ओर है, जिसमें आमतौर से 4 किस्म के तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है। हैंड पिकिंग, वॉशिंग, फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सप्रेशन। हैंड पिकिंग का मतलब ये है कि जैसे आप आमतौर से 2 अशिया का जो मजमुआ होता है जिसमें इनके रंग अलग होते हैं या जसामत अलग होती है, इनको हाथ से चुनकर अलग करते हैं, उस तरीके से जो है हैंड पिकलिंग का तरीका जो है कहा जाता है। वॉशिंग, धोना, अगर कस धात के साथ मिट्टी या दूसरे जो लवाजिमात पाए जाते हैं इसके अंदर मौजूद हो तो इसको पानी के जरिए जो है इसको धोकर साफ किया जाता है। और तीसरा जो प्रोसेस है वो फ्लोटेशन है, झागीला तैराऊ का तरीका। ये तरीका खास तौर से सल्फाइड्स की कस धातों के लिए फायदेमंद होता है जो गीलेपन की खुसूसियत रखते हैं, जबकि इनमें शामिल लौसों के लिए अलग करने के लिए इन लौसों पर मुश्तमिल कस धात का पहले सुफूफ बना लिया जाता है और इसको पानी के साथ तैराऊ खाना यानी फ्लोटेशन सेल में दाखिल किया जाता है। फिर पानी में मुनासिब दबाव के साथ हवा गुजारी जाती है। हवा गुजरने से पानी में कफ या झाग पैदा होता है। कफ के साथ कस धात के ज़रात सतह पर आते हैं, जबकि लौस जो है वो तह नशीन हो जाती है यानी नीचे बैठ जाती है, जिसकी वजह से कफ अलहदा कर लिया जाता है। बाद में अलहदा करदा झाग से कस धात के ज़रात हासिल करने के लिए इसे धो लिया जाता है। चौथा जो प्रोसेस है मैग्नेटिक सप्रेशन, मिगनातीसी अलहदगी। अगर कस धात या लौस में कोई एक शय मिगनातीसी और दूसरी गैर मिगनातीसी शय हो तो कस धात को बरखी मिगनातीस की मदद से अलहदा किया जाता है। मिसाल के तौर पर लोहे की कस धात से लौसों को अलहदा करने के लिए एक मिगनातीसी मैदान से कस धात को गुजारा जाता है। मिगनातीसी मैदान मिगनातीसी
कज़धात लोहे को कशिश करता है और गैर मकनातीसी अशिया यानी लौस को दिफा करता है। उस तरह से ये मकनातीसी और गैर मकनातीसी जो अशिया हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। दूसरे मरहले में हम खाम धात निकालना या हासिल करना, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, इसके अंदर इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इंतहाई आमिलियत वाली धातें या मोतदिल आमिलियत वाली धातें या जो है बहुत कम आमिलियत वाली धातें। इंतहाई आमिलियत वाली धातें और मोतदिल आमिलियत वाली धातें और बहुत कम आमिलियत वाली धातों को यानी इनको खाम धात हासिल करने के लिए यहाँ पे अलग अलग जो है तरीके बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला इंतहाई आमिलियत वाली धातें हैं, जिसके अंदर जो है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है। ये इंतहाई आमिलियत वाली धातें हैं। दरअसल ये धातें दो तरह से जो है तामुल करती हुई पाई जाती हैं, जिसमें ये ऑक्साइड्स बनाती हैं या हाइलाइट्स बनाती हैं। ये दोनों को पिघली धातों की बर्फाशीदी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर के जरिए जो है इनकी धात को हासिल किया जाता है। जबकि मोतदिल आमिलियत वाली धातें मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है, जिसमें ये सल्फाइड की कज़धातों की शक्ल में पाई जाती हैं या कार्बोनेट्स कज़धातों की शक्ल में पाई जाती हैं। सल्फाइड कज़धातों की शक्ल में पाई जाने वाली जो कज़धातें हैं उन्हें जो है भून कर और उसके बाद धात से जो है के ऑक्साइड्स हासिल किए जाते हैं। फिर उसके बाद इनकी तहवील होती है, फिर इनको तखलीस के तरीके के जरिए ये धातों को हासिल किया जाता है, जिसमें तहवील के मराहिल में 4 मराहिल होते हैं, जिसमें केमिकल रिडक्शन होता है जिसे उर्दू में कीमियाई तहवील कहते हैं, खुदकार तहवील होती है, ऑटो रिडक्शन होता है, कीमियाई हटाव का तरीका डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, और चौथा जो है वो बर्फ पाशीदा तहवील है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। और धात की तखलीस के लिए जो है हम 4 तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डिस्टिलेशन है, कशीदी है, पोलिंग है, लिक्विडाइजेशन है और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, बर्फ पाशीदा तखलीस है। इसके बाद जो है थर्ड वन जो है बहुत कम आमिलियत वाली धातें हैं। दरअसल ये सल्फाइड्स की कज़धातों की शक्ल में पाई जाती है। रोस्टिंग के तरीके से इनकी कुश्तासाजी की जाती है और जो कुश्तासाजी करने वाली जो धातें हैं वो धात की जो है तहवील रिडक्शन किया जाता है। और फिर रिडक्शन के लिए 4 मराहिल कीमियाई तहवील है, कार तहवील है, कीमियाई हटाव का तरीका है और बर्फाशीदगी तहवील है। इसके बाद जो है हमें धात हासिल होती है। इस धात को खालिस बनाने के लिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए फिर कशीद, पोलिंग, अमात और बर्फाशीदगी तखलीस के जो तरीके को इस्तेमाल किया जाता है। और रोस्टिंग कुश्तासाजी के बाद इन्हें ऑक्साइड की शक्ल में हासिल होती है। उन्हें फिर धात की शक्ल में जो है धात में जो है कन्वर्ट कर लिया जाता है, तब्दील कर लिया जाता है, वो ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है इसके अंदर से। और उसके बाद धात को खालिस बनाने के लिए फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के फिर 4 जो तरीके हैं वो आमतौर से इस्तेमाल होते हैं, जिसमें कशीद है, पोलिंग है, इमात है, बर्फाशीदगी तखलीस है। जैसा कि आप स्क्रीन पर कंप्लीट स्ट्रक्चर देख सके हैं, कज़धात से जो है धात हासिल करने के लिए जो हम 3 अलग अलग तरीकों से जो देखे हैं, इसके बारे में जो है अगले हिस्से में जो है हम इसके साथ डिटेल के साथ इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर जमीन से कानकनी के जरिए निकाली जाने वाली कज़धात में मिट्टी और रेती की कसीर मिकदार लौसों की शक्ल में पाई जाती है। मुर्तकिज़ करना या ड्रेसिंग करने से मुराद कज़धात से धात हासिल करने के दौरान गैर जरूरी पथरीली अशिया का मुमकिना हद तक अलहदा करने का अमल है। इन मिट्टी की लौसों को ग्यांग कहा जाता है। इस मरहले में हमें जितना मुमकिन हो सके खालिस या ज्यादा मुर्तकिज़ कज़धात हासिल होनी चाहिए। इनरिचमेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, कज़धात की अफसूदगी के लिए जो तबई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, अक्सर मौकों पर गैर जरूरी पथरीली मवाद को धाती मुरक्कब से अलहदा करने के लिए तबई तरीके फायदेमंद होते हैं। मिसलन झागीला तैराऊ है, फ्लोटेशन प्रोसेस है, एक आम जो है तबई तरीका है। कज़धात की ड्रेसिंग और अफसूदगी के लिए अपनाए जाने वाले तबई तरीकों में टेक्निक का इन्हिसार कज़धात और उसमें शामिल ग्यांग की तबई खुसूसियात के दरमियान पाए जाने वाले फर्क पर होता है। यानी कज़धात में किस किस्म की लौसें पाई जाती है या किस किस्म के जो है इसके अंदर अनासिर पाए जाते हैं और उनको अलग अलग करने के लिए यानी मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी मुख्तलिफ जो है इसके अंदर पाए जाने वाले अनासिर को अलग करने के लिए जो है मुख्तलिफ जो है टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर से जो है हर एक के लिए एक जैसा प्रोसेस या अमल नहीं होता। हर धात के लिए जो है इसको यानी कज़धात से धात हासिल करने के लिए इसे जो है मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है। ये मरहला जो है उसके अंदर पाए जाने वाले जो धातें हैं या इनके साथ जो ज़ैली जो चीज़ें अनासिर पाई जाती हैं उनको किस तरह से अलग करें, इसके लिए जो है खास टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है कज़धात से धात को हासिल किया जाता है।
ہاتھوں سے چننا طریقے کا جو نام اب اس سے پہلے ہم جو ہے دیکھ چکے ہیں۔ اگر قزدھات اور لوثوں کے درمیان رنگ، جسامت، ساخت جیسی خصوصیات کا فرق ہو تب قزدھات کے ٹکڑوں یا ذروں کو ہاتھوں سے چن کر دیگر لوثوں سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ دھونا، واشنگ جو ہے قزدھات کے ٹکڑوں کو پیس کر مائل سطح پر رکھا جاتا ہے، بعد ازاں پانی کے باقابو بہاؤ کے ساتھ دھو لیا جاتا ہے۔ کم کثافت والے لوثوں کے ذرات پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو ہے بہہ جاتے ہیں، جبکہ زیادہ کثافت والے قزدھات کے ذرات بچے رہتے ہیں۔ جھاگیلا تیراؤ کا فورتھ فلوٹیشن پروسیس جو ہے یہ طریقہ خاص طور سے سلفائڈ کی قزدھاتوں کے لیے سود مند ہوتا ہے، جو کہ گیلے پن کی خصوصیت نہیں رکھتے ہیں، جبکہ ان میں شامل لوثیں گیلے پن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے لوثوں پر مشتمل قزدھات کا صفوف بنا لیا جاتا ہے اور اس کو پانی کے ساتھ تیراؤ خانوں فلوٹیشن سیل میں داخل کیا جاتا ہے۔ پانی میں مناسب دباؤ کے ساتھ ہوا گزاری جاتی ہے۔ ہوا گزرنے سے پانی میں جھاگ پیدا ہوتا ہے۔ جھاگ کے ساتھ قزدھات کے ذرات سطح پر آتے ہیں، جبکہ لوث تہ نشین ہو جاتے ہیں۔ جھاگ علیحدہ کر لیا جاتا ہے، بعد میں علیحدہ کردہ جھاگ سے قزدھات کے ذرات حاصل کرنے کے لیے اسے دھو لیا جاتا ہے۔ مقناطیسی علیحدگی: اگر قزدھات یا لوث میں کوئی ایک شے مقناطیس اور دوسری شے غیر مقناطیس ہو تو قزدھات کو برقی مقناطیسوں کے استعمال کے ذریعے علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر مختلف دھاتوں کا ہم تعامل کرنے کا جو عمل ہے، آکسیجن کے ساتھ اگر تعامل کرائیں یا ٹھنڈے پانی کے ساتھ اگر تعامل کرائیں یا بھاپ سے تعامل کرائیں یا ہلکا طاقتور توشے سے جو ہے تعامل کرائیں یا کلورین کے ساتھ تعامل کرائیں تو کیا اس کا جو ہے نتیجہ نکلتا ہے؟ جیسا کہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، پوٹاشیم دھات اور سوڈیم دھات آکسیجن کی محدود فراہمی پر یہ Na2O اور K2O بناتی ہے، جبکہ وافر فراہمی پر یعنی آکسیجن کی زیادہ اگر مقدار ہم جو ہے یہاں مہیا کریں تو یہ پیروکسائڈز اس کے جو ہے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ٹھنڈے پانی کے ساتھ ہم جو ہے پوٹاشیم سے میگنیشیم کی دھاتوں کا اگر تقابل کریں یعنی ان کا جو ہے کریں تو پوٹاشیم سے میگنیشیم تک ٹھنڈے پانی سے تعامل میں H2 کا عمل ہٹاؤ میں آتا ہے اور پوٹاشیم سے میگنیشیم تک یہ عاملیت گھٹتی ہے۔ پوٹاشیم بہت ہی شدت کے ساتھ جبکہ جو ہے میگنیشیم بہت آہستہ سے ہٹاتے ہیں۔ اگر ہم پوٹاشیم سے فرس تک کے عناصر کو اگر جو ہے بھاپ سے تعامل دیں تو پوٹاشیم سے جو ہے فرس تک بھاپ سے تعامل پر عاملیت میں کمی کے بغیر H2 کا ہٹاؤ عمل میں آتا ہے۔ پوٹاشیم بہت ہی شدت کے ساتھ جبکہ جو ہے فرس جو ہے بہت ہی آہستہ سے جو ہے ہٹاؤ کا عمل انجام دیتا ہے۔ پوٹاشیم سے لے کر لیڈ تک اگر دیکھیں ہم طاقتور توشے کے ساتھ تعامل کرانے پر یہ H2 کا عمل ہٹاؤ اس کے اندر عمل پاتا ہے۔ پوٹاشیم دھماکے کے ساتھ اور میگنیشیم بہت ہی شدت کے ساتھ اور یفی اعتدال کے ساتھ اور لیڈ بہت ہی آہستہ سے جو ہے طاقتور توشے کے ساتھ تعامل کرتا ہے۔ اگر ہم کلورین کے ساتھ ان کا تعامل کرائیں تو تمام جو دھاتیں ہیں کلورین سے گرم کرنے پر متناظر کلورائڈز بناتے ہیں، لیکن ان کی عاملیت اوپر سے نیچے کی جانب جو ہے گھٹتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ جب دھات 1 مول کلورین گیس سے کلورائڈ بنانے کے لیے تعامل کرتی ہے تو حرارت خارج کرتی ہے، یعنی کلورین پوٹاشیم سے مل کر پوٹاشیم کلورائڈ، سوڈیم سے مل کر سوڈیم کلورائڈ، کیلشیم سے مل کر کیلشیم کلورائڈ، میگنیشیم سے مل کر میگنیشیم کلورائڈ، الومنیم سے مل کر الومنیم کلورائڈ، زنک کلورائڈ، فرس کلورائڈ، لیڈ کلورائڈ، کاپر کلورائڈ، مرکیوری کلورائڈ، اس طرح سے جو ہے بقایا تمام کلورائڈز کی شکل میں یہ تعامل کرتے ہیں یا بناتے ہیں۔ کیلشیم سے فرس تک اگر دیکھیں ہم تو یہ آکسیجن کے ساتھ تعامل کر کے آکسائڈز بناتے ہیں۔ کیلشیم آکسائڈ، میگنیشیم آکسائڈ، Al2O3، ZnO، Fe2O3 اور یہ جو عناصر ہے کیلشیم سے آئرن تک جلنے کی جو ان کی جو صلاحیت ہے یہ اوپر سے نیچے تک جو ہے گھٹتی ہے۔ لیڈ، کاپر اور مرکیوری جلتے نہیں ہیں بلکہ سطح پر آکسائڈز کی تہہ بناتے ہیں اور یہ لیڈ آکسائڈ، کاپر آکسائڈ، مرکیوری آکسائڈ جو ہے بناتے ہیں۔ Ag، Pt اور Au یہ جو ہے جلتے نہیں ہیں، نہ ہی جو ہے سطح پر آکسائڈز بناتے ہیں۔ اگر الومنیم سے Au تک یہ ٹھنڈے پانی سے H2 کا ہٹاؤ نہیں ہوتا ہے ان میں، اور اگر بھاپ کے ساتھ تعامل کے تعلق سے دیکھیں ہم لیڈ سے Au تک بھاپ سے H2 کا عمل ہٹاؤ واقع نہیں ہوتا، اور کاپر سے Au تک ہلکا طاقتور توشے سے تعامل کرانے پر H2 کا عمل ہٹاؤ نہیں ہوتا۔ قزدھات سے خام دھات: قزدھاتوں سے دھات کی تخلیص کا انحصار دھات کی عاملیت پر ہوتا ہے، یعنی دھاتوں کی جو ریاکٹیویٹی عاملیت ہوتی ہے ان کے عامل سلسلوں یعنی ایکٹیویٹی سیریز کا
का फहम हासिल करने के लिए आपको धातुओं के बरखीरे हुआ कदर यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से वाकिफियत हासिल करना जरूरी है। इससे मुताल्लिक आप अगली जमातों में सीखेंगे। मालूम शुदा धातुओं की आमिलियत की तरतीब का फहम हासिल करने के लिए हमने ठंडे पानी, भाप, हल्काया, ताकतवर तुषा और क्लोरीन के साथ तामुल का मुतालिया किया है। तामुल में अपनी ताकतवर आमिल तरतीब यानी विग्रियस एक्टिविटी ऑर्डर की बुनियाद पर हमने आमिल सिलसिले की सूरतगिरी की है। धातुओं का इनकी बुनियाद पर नुज़ूली तरतीब में तरतीब देना ही आमिल सिलसिला एक्टिविटी सीरीज कहलाता है। आमिल सिलसिले एक्टिविटी सीरीज में धातुओं की आमिलियत, इनकी रिएक्टिविटी और कई तामुलात में धातुओं की आमिलियत की नुज़ूली आमिली तरतीब डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर यानी घटती हुई तामुल करने की जो तरतीब है की बुनियाद पर धातुओं की दर्जाबंदी की गई है और इसी आमिल सिलसिले की तरतीब को हम जदवल में बताया गया था। खालिस कसधात की धात में तहवील, रिडक्शन ऑफ प्यूरिफाइड ओर टू द मेटल। कसधात की तहवील से धात निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके कार का इन्हिसार धात के आमिल सिलसिले में पाए जाने वाले मुकाम पर होता है। आमिल सिलसिले के बालाई धातों की तखलीस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम सादा कीमियाई तहवीली तरीकों जैसे गर्म करने से कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह की कसधात से धात को आसानी से तहवील के जरिए अलहदा नहीं किया जा सकता। तहवील का तरीका यहाँ पर नाकाबिल अमल है क्योंकि इन धातों की तहवील के लिए बुलंद तपिश की जरूरत होती है जो बेश कीमत है। माशी तौर पर कम लागती तरीका इस्तेमाल करने के लिए बर्फ पाशीदगी का तरीका अपनाया जाता है। इन धातों के आबी महलूलों की बर्फ पाशीदगी नाकाबिल अमल है क्योंकि आबी महलूलों में मौजूद पानी मनफी बरखीरा कैथोड पर धाती रवां की बनिस्बत पानी के रवां का इखराज डिस्चार्ज जो है करता है। मुतज़क्किरा धातों के पिघले हुए मुरक्कबात से धातों को अक्स करने के लिए बर्फ पाशीदगी काबिल अमल वाहिद तरीका है। पिघले हुए सोडियम क्लोराइड की बर्फ पाशीदगी के लिए फौलाद का बना हुआ मनफी बरखीरा स्टील कैथोड और ग्राफाइट का मुस्बित बरखीरा एनोड इस्तेमाल किया जाता है। धात सोडियम की तह मनफी बरखीरे पर जमा होती है और क्लोराइड रवां मुस्बित बरखीरे पर जमा होता है। जैसे कि आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड में सोडियम मुस्बित रवां है और क्लोरीन माइनस रवां है, तो मुस्बित रवां मनफी बरखीरे पर और मनफी रवां मुस्बित बरखीरे पर जमा होता है, जिसे जो है कीमियाई मसावात से बताया गया है। मुस्बित बरखीरे पर तामुल किस तरह से वाक़ होता है और मनफी बरखीरे पर तामुल किस तरह से वाक़ होता है। मंदरजा बाला बरखी पाशीदगी में धात को पिघली हुई हालत में रखने के लिए ज्यादा बरखी मकदार की जरूरत होती है और कसधात के नुक्ते मात में कमी लाने के लिए इसके अंदर मुनासिब लौसों को कसधात में शामिल किया जाता है। आमिल सिलसिले के दरमियानी धातों की तखलीस में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में जिंक, लोहा, टिन और सीसा, तांबा ये आमतौर पर इन धातों की कसधातें कुदरत में सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की शक्ल में पाई जाती हैं। इन कसधातों को धात में तब्दील करने से कबल इन्हें धाती ऑक्साइड्स में तब्दील करना जरूरी होता है। सल्फाइड्स की कसधातें जायद हवा की मौजूदगी में बुलंद तपिश पर गर्म करने पर ऑक्साइड्स में तब्दील हो जाती हैं। ये अमल भूनना, रोस्टिंग कहलाता है। आमतौर पर सल्फाइड कसधातों से धात की तहवील से कबल भून कर ऑक्साइड्स में तब्दील कर दिया जाता है। जैसे कि मिसाल में देख सकते हैं आप, लेड सल्फाइड को जो है ऑक्सीजन के साथ तामुल कराया गया, यानी जो है इन्हें बुलंद तपिश तक गर्म करने पर ये लेड ऑक्साइड देता है। जिंक, लोहा, टिन, सीसा और तांबे जैसी धातें हैं। ये धातें आमतौर पर कुदरत में सल्फाइड्स की शक्ल में या कार्बोनेट्स की शक्ल में पाई जाती हैं, लेकिन हम सल्फाइड्स और कार्बोनेट से डायरेक्ट ये प्रोसेस करके हम धात को हासिल करना हमारे लिए मुश्किल होता है। लिहाजा सल्फाइड्स और कार्बोनेट से जो ये मिली हुई जो धातें हैं, इनको जो है हम ऑक्साइड्स की शक्ल में हासिल कर लेते हैं, जिसके लिए जो है जैसे सल्फाइड की कसधातें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बताया गया है यहाँ पे, सल्फाइड की जो कसधातें हैं जायद हवा की मौजूदगी में बुलंद तपिश तक इसको गर्म करने पर ये ऑक्साइड्स में तब्दील होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं लेड सल्फाइड है, जिसको ज्यादा वाफर मिकदार में जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको गर्म करने पर ये लेड ऑक्साइड में तब्दील होता है। कार्बन से धाती ऑक्साइड की तहवील, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद कार्बन। बंद भट्टी फर्नेस में कोयला कोक से धाती ऑक्साइड की तहवील की जाती है, जिससे हमें धात और कार्बन मोनोऑक्साइड हासिल होते हैं। जैसा कि आप मिसाल में देख सकते हैं, लेड ऑक्साइड जो ऊपर हासिल हुई लेड ऑक्साइड है, उसको कार्बन के साथ तामुल कराया जाता है और तकरीबन जो है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तपिश पर जो है यहाँ पे बंद भट्टी में इसको
डालकर धाती ऑक्साइड की तहवील की जाती है, जिससे लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड हासिल होता है। सेकेंड प्रोसेस में देख सकते हैं आप ऑक्साइड्स कसदात को कार्बन मोनोऑक्साइड से तहवील यानी रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ओर्स विद CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड का जब हम तामुल कराते हैं झक्कड़पट्टी में तो फेरस अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो जाती है। सल्फाइड्स कसदात की खुदकार तहवील ऑटो रिडक्शन ऑफ सल्फाइड ओर्स। तांबा कॉपर की तखलीस के दौरान इसकी मुताल्लिका सल्फाइड कसदातों को जुज़वी तौर पर हवा में भूनने रोस्टिंग पर यह मुताल्लिका धाती ऑक्साइड हासिल होता है। कॉपर सल्फाइड को जब हवा यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में भूना जाता है तो कॉपर ऑक्साइड हासिल होता है। जो हासिल हुए कॉपर ऑक्साइड को जब हवा की सरबराही को बंद कर दिया जाता है तपिश बढ़ा दी जाती है तो बाकी जो सल्फाइड है वो सल्फाइड ऑक्साइड के साथ जो है तामुल करके धात और सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, जिससे कॉपर अलग हो जाता है। शदीद आमिल धातों से कसधातों यानी मुरक्कबात की तहवील रिडक्शन ऑफ ओर्स कंपाउंड बाई मोर रेडियो मेटल्स। थर्माइट प्रोसेस यानी थर्माइट प्रोसेस में अल्युमिनियम के साथ धाती ऑक्साइड के तामुल की जरूरत होती है। जब शदीद आमिल धातों जैसे सोडियम, कैल्शियम और अल्युमिनियम वगैरह को बतौर तहवीली आमिल इस्तेमाल किया जाता है तो वो मुरक्कब में शामिल कम आमिल धातुओं को हटाकर इनकी जगह ले लेते हैं। ये अमल हटाऊ के तामुलात यानी आला बरूं हरारी एक्सोथर्मिक होते हैं, जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा हरारत खारिज होती है, इसलिए धातें पिघली हुई हालत में हासिल होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं TiCl4 टाइटानियम टेट्राक्लोराइड का जो है तामुल हम मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो टाइटानियम हासिल होती है और मैग्नीशियम क्लोराइड हासिल होता है। उसी तरह से टाइटानियम टेट्राक्लोराइड का तामुल जब हम सोडियम से कराते हैं तो टाइटानियम हासिल होती है और सोडियम क्लोराइड हासिल होता है। आयरन 3 ऑक्साइड्स Fe2O3 और अल्युमिनियम के सुफुफ के दरमियान होने वाले तामुल को रेल की पटरियों और मशीनों के शिकस्ता पुर्जों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तामुल आमतौर पर थर्माइट तामुल थर्माइट रिएक्शन जो है कहलाता है, जिसकी कीमियाई मसावत यहाँ पे दी गई है। Fe2O3 + 2Al gives Al2O3 + 2Ap plus heat। Cr2O3 + 2Al gives Al2O3 + 2Cr plus heat। आमिल सिलसिले के निचली धातुओं की तखलीस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। आमिल सिलसिले की निचली तरतीब में पाई जाने वाली धातें आमतौर पर आज़ादाना हालत में दस्तयाब होती हैं। इनकी आमिलियत दीगर जौहरों से बहुत ही कम होती है। सिर्फ इन धाती ऑक्साइड्स को गर्म करने पर भी ये धात में तहवील हो जाते हैं और बाज़ मरतबा इनके आबी महलूल के साथ अम्ले हटाऊ के तामुल के जरिए भी हासिल किए जाते हैं। जब सिनाबार मर्क्यूरी सल्फाइड जो कि पारे की कसदात है वो हवा की मौजूदगी में गर्म किया जाता है तो इब्तिदा में ये मर्क्यूरी ऑक्साइड में तब्दील होता है, HgO में तब्दील होता है, बाद में मजीद गर्म करने पर तहवील पाकर पारे में तब्दील हो जाता है। जैसा कि आप मसावत के जरिए देख सकते हैं HgS जिसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म करने पर ये HgO में तब्दील होता है, फिर इसको जो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ तामुल देने पर HgO हासिल होता है और मजीद गर्म करने पर ये मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाता है। ताल्लुका आबी महलूल से अम्ले हटाऊ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्वियस सॉल्यूशन। यहाँ पर Ag2S को KCN के महलूल में डाइसयानो अर्जेंटेट के रवा हासिल करने के लिए हल किया जाता है तो जिंक के सुकूफ से इन रवानों को तमास में लाने पर Ag का रसूख हासिल होता है, जैसा कि कीमियाई मसावत में आपको बताया गया है। खाम धात की तखलीस प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल। कसधात की तहवील के जरिए हासिल की गई धात के साथ गैर तब्दील शुदा कसधात की लवसें, दीगर धातें और धाती रवा अनियंस वगैरह शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर आबलाई तांबा यानी ब्लास्टर कॉपर सल्फाइड कसधात से हासिल किया गया कॉपर आयरन पायरेट्स का मुरकब होता है। इस मुरकब में थोड़ा सा कॉपर सल्फाइड, लोहा और सल्फर पाई जाती है। इसकी तखलीस मुनासिब तरीकों यानी बशमुल पाशीदगी के जरिए की जाती है। वो अमल जिससे गैर खालिस धात को खालिस धात में तब्दील किया जाता है रिफाइनिंग कहलाता है। धात को रिफाइनिंग का अमल मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल होता है। चंद रिफाइनिंग के तरीके हस्ब ज़ैल में दिए गए हैं। कशीद, डिस्टिलेशन, पोलिंग, अमात, लिक्विडेशन, बर्फाशीदगी, इलेक्ट्रोलाइसिस। दी गई धात की तखलीस के लिए अपनाए जाने वाले अमल का इन्हिसार धात और उनकी लवसों की नवीयत पर होता है। यानी हम किसके लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, ये धात की तखलीस करने के लिए जो है धात में कसधात में पाए जाने वाली जो धातें उनके अंदर जो लवज पाए जाते हैं उनके ऊपर ये मुनसिर होता है कि किस तरीके को हम अपनाएं। कशीद डिस्टिलेशन ये तरीका अकल तरीन नुक्ते मात रखने वाली धातों
جیسے زنک اور مرکیوری کی تخلیص کے لیے نہایت فائدہ مند ہے، جس میں بلند تپش والی دھاتیں بطور لوح شامل ہوتی ہیں اور کشیدہ خالص دھات ڈسٹلیٹ پیور میٹل حاصل کرنے کے لیے پگھلی ہوئی حالت میں موجود ایکسٹریکٹڈ میٹل کی کشیدگی جاتی ہے۔ یعنی ڈسٹیلیشن جو کشید طریقہ ہے، یہ طریقہ ان دھاتوں کے لیے موزوں ہے جن کا نقطہ مات بہت کم ہوتا ہے، اقل ترین ہوتا ہے، جس میں زنک اور مرکیوری کی دھات جو ہے اس کی تخلیص کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جب ان کو بلند تپش والی دھاتیں بطور لوح شامل ہوتی ہیں تو کشیدہ خالص دھات حاصل کرنے کے لیے پگھلی ہوئی حالت میں موجود ایکسٹریکٹڈ حاصل کردہ دھات کی کشی کی جا سکتی ہے۔ پولنگ اس طریقے میں پگھلی ہوئی دھات کو سبز لکڑی کی ہلانی یعنی پولس آف گرین ووڈ سے ہلایا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی لوثیں گیاسی شکل میں خارج ہو جاتی ہیں یا پھر تقسیم پا کر پگھلی ہوئی دھات کے ساتھ بطور تلچٹ یعنی سلیگ اسکم تیرتی ہیں۔ آبلے دار تانبا بلسٹر کاپر کی اس طریقے سے تخلیص کی جاتی ہے۔ سبز لکڑی سے خارج ہونے والی تحویلی گیس کاپر کی مزید تقسیم کو روکتی ہے، جبکہ جو تیسرا ہے ایمات لیکوائزیشن، اس طریقے سے ٹین جیسی کم نقطہ ایمات والی دھات کو ایک ڈھلان سطح پر بہایا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ زیادہ نقطہ ایمات والی لوث سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ برف پاشیدہ تخلیص الیکٹرولائسس الیکٹرولائٹک ریفائننگ، جیسا کہ آپ پچھلی جماعتوں میں جو ہے پانی کی برف پاشیدگی سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے الگ ہونے کو سیکھ چکے ہیں، اسی طرح سے بالکل یہاں پہ بھی جو ہے مثبت برقرار منفی برقرار ہوتا ہے یہاں پہ۔ اس طریقے میں خالص جو ہے غیر خالص دھات کو بطور مثبت برقرار استعمال کیا جاتا ہے، اسی دھات کی خالص پٹی کو بطور منفی برقرار استعمال کیا جاتا ہے۔ انہیں ایک مناسب برف پاشیدہ محلول الیکٹرولائٹک بعد میں رکھا جاتا ہے، جس میں اس دھات کا حل پذیر نمک موجود ہوتا ہے۔ مطلوبہ دھات خالص شکل میں منفی برقرے پر جمع ہوتی ہے اور لوث اور دوسری دھاتیں مثبت برقرے کا کیچڑ اینوڈ مڈ جسے کہتے ہیں ہم کی طرح جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ برف پاشیدگی کے دوران تعاملات جو واقع ہوتے ہیں مثبت برقرے پر، یہ یم جو میٹل ہے وہ ین الیکٹرانز کو نکال کر جو ہے Mn+ بناتی ہے، جبکہ Mn+ جو ہے ین الیکٹرانز کو حاصل کر کے منفی برقرے پر یم بناتی ہے۔ ہم تانبے کی تخلیص کے لیے برف پاشیدگی عمل کو استعمال کرتے ہیں۔ خالص غیر خالص تانبے کا استعمال بطور مثبت برقرہ کیا جاتا ہے۔ خالص دھات کی پتلی سلاخیں منفی برقرے کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ برف پاشیدگی کا پر سلفیٹ کا توشئی محلول ہوتا ہے۔ اس برف پاشیدگی کا حتمی نتیجہ یعنی آخری جو سٹیج جو رزلٹ اس کا آتا ہے وہ تانبا خالص شکل میں مثبت برقرے سے منفی برقرے پر منتقل ہو جاتا ہے۔ مثبت برقرے پر حاصل جو تعامل ہوتا ہے وہ کاپر سے Copper+2 رواں مثبت رواں بناتا ہے اور 2 آکسیجن ریلیز ہوتے ہیں اس کے اندر۔ Copper+2 رواں 2 الیکٹرانز کو حاصل کر کے منفی رواں پر کاپر بناتا ہے۔ حل پذیر لوثیں محلول میں حل ہو جاتی ہیں اور آبلے دار تانبا بلسٹر کاپر میں موجود ناحل پذیر لوثیں مثبت برقرے کی تہ میں گارے یعنی مٹ کی شکل میں جو جمع ہو جاتی ہیں، جس میں دھاتیں اینٹیمونی، سیلینیم، ٹیلوریم، سلور، گولڈ، پلاٹینم شامل ہے۔ ان دھاتوں کی بازیابی کا خرچ تخلیص کے خرچ کے مساوی ہوتا ہے۔ یہی طریقہ زنک کی تخلیص کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے اسباق میں ہم زنگ لگنے کے عمل کے تعلق سے جو ہے پڑھ چکے ہیں، جسے زنگ لگنا کوریجن کہا جاتا ہے۔ دھاتوں کو زنگ لگنے کا مطلب اس پر آکسائڈز کی تہ آہستہ سے جمتی ہے۔ جمنے والی پرت میں پایا جانے والا مرکب ان کے کلدھاتوں کے مرکبات میں سے ہوتا ہے۔ زنگ کی اگر مثالوں کو دیکھیں ہم، لوہے کا زنگ لگنا، آئرن آکسائڈ، چاندی کی چمک کا ماند پڑ جانا یعنی سیاہ ہو جانا، سلور، سلفائڈ، تانبے اور کانسے سے بنی اشیاء پر سبز تہ کا چڑھ جانا، دراصل کاپر کاربونیٹ کا بننا وغیرہ جو ہے زنگ لگنے کی چند مثالیں ہیں۔ زنگ لگنے کے لیے کون سے حالات ذمہ دار ہیں؟ زنگ دراصل ہوا اور پانی سے تعامل کی وجہ سے واقع ہوتا ہے۔ زنگ لگنے کے لیے ہوا اور پانی ضروری ہے۔ ثابت کرنے کے لیے ایک تجربے کو تجویز کیجیے اور اس کے طریقے کی وضاحت کیجیے۔ جیسا کہ اسکرین پر آپ شکل دیکھ سکتے ہیں، 3 امتحانی نلیاں لیے گئے ہیں اور ان میں صاف لوہے سے بنے کیلے رکھیے۔ ان تینوں امتحانی نلیوں کو A، B اور C کے طور پر نامزد کیجیے۔ A امتحانی نلی میں پانی کی تھوڑی سی مقدار ڈالیے اور کارک لگا دیجیے۔ جوش کھاتا ہوا کشیدہ پانی امتحانی نلی B میں ڈالیے۔ بعد ازاں اس میں 1 ملی لیٹر تیل ڈال کر کارک سے بند کر دیجیے۔ تیل پانی کی سطح پر تیرے گا اور ہوا کو پانی میں حل ہونے سے بچائے گا۔ امتحانی نلی C میں تھوڑا سا ناآبیدہ کیلشیم کلورائڈ انہائیڈرس کیلشیم کلورائڈ ڈالیے اور اسے کارک کی مدد سے بند کیجیے۔ ناآبیدہ کیلشیم کلورائڈ ہوا میں موجود آبی بخارات کو جذب کر لیتا ہے۔ ان امتحانی نلیوں کو چند
दिनों के लिए छोड़ दीजिए और मुशाहिदा कीजिए। आप मुशाहिदा करेंगे कि ये इम्तिहानी नली में मौजूद कीलों पर जंग लग जाता है, जबकि बी और सी इम्तिहानी नली में मौजूद कीलों पर जंग नहीं लगता। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? ए इम्तिहानी नली में मौजूद कीले हवा और पानी के साथ तमास में आते हैं, जबकि बी इम्तिहानी नली के लिए सिर्फ पानी से तमास है और सी इम्तिहानी नली में जो मौजूद कीला है सिर्फ खुश्क हवा से तमास में आता है। यानी बी इम्तिहानी नली में सिर्फ पानी है और सी इम्तिहानी नली में सिर्फ हवा है, जबकि ये इम्तिहानी नली में हवा और पानी दोनों पाए जाते हैं। लिहाजा ये इम्तिहानी नली में मौजूद कीलों को जंग लगता है, जबकि बी और सी इम्तिहानी नली में मौजूद कीलों को जंग नहीं लगता। इस तजुर्बे की बुनियाद पर हमें कह सकते हैं कि जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों जरूरी है। वो कौन सी शराइत हैं जिनकी बुनियाद पर लोहे से बनी अशिया जंग आलूद हो जाती है? आमतौर पर धात इलेक्ट्रॉन खोकर ऑक्सीजन के साथ तकसीम पाती है, जिसके नतीजे में ऑक्साइड्स हासिल होते हैं। लोहे का जंग आलूद होना आमतौर पर जंग कहलाता है। ये हवा और पानी की मौजूदगी में वाक़ होता है। जंग आलूद होने की कीमिया कुछ पेचीदा है, लेकिन ये बरक़ी कीमियाई मुजाहरे के लिए जरूरी है। किसी लोहे से बने जिस्म की सतह के मखसूस मुकाम पर जंग लगने के दौरान तकसीद का अमल वाक़ होता है और मखसूस मुकाम एनोड के तौर पर बर्ताव करता है। और हम इस तामुल को इस तरह लिख सकते हैं जैसे लोहे का जंग लगना 2Fe यूज एज 2Fe 2++4 इलेक्ट्रॉन्स बरखरे पर खारिज होने वाले इलेक्ट्रॉन धात में से गुजरकर धात के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। H+ रवा की मौजूदगी में ऑक्सीजन की तहवील वाक़ होती है। ये समझा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में पानी में हदपजीरी की वजह से बनने वाले H2CO3 से H+ रवा हासिल होता है। पानी में मौजूद हाइड्रोजन रवा फिजा में मौजूद दूसरे ऑक्साइड की तहरीर की वजह से भी हासिल होता है। तामुल में ये मुकाम मनफी बरखेरा कैथोड के तौर पर काम करता है। मनफी बरखेरे पर जो तामुल है O2+4H++4 इलेक्ट्रॉन्स यूज 2H2O और कुल जो तामुल है 2Fe+O2+4H+ यूज 2Fe2+ अयान +2H2O। फेरस रवा फिजाई ऑक्सीजन से मजीद तकसीद पाकर फेरिक रवा बनाते हैं, जो जंग में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के तौर पर जाहिर होते हैं Fe2O3 XH2O और अगले हाइड्रोजन के रवा पैदावार होते हैं। जंग से महफूज रखना प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। अशिया को जंग से महफूज रखना बहुत जरूरी है। ये अमल सिर्फ पैसे ही नहीं बचाता बल्कि ये हमें हादिसा से भी बचाता है, जैसे पुलों का गिर जाना, कुफल वगैरह का जंग की वजह से काम न करना। किसी चीज को जंग लगने से महफूज रखने का सबसे सादा तरीका धाती शय की सतह को फिजा से तमास से बचाना है। ऐसा हम शय की सतह पर रोगन या पेंट या चंद कीमियाई शय की तह चढ़ाकर अंजाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर बिस्फेनॉल कीमियाई शय है जिसकी परत जो है धाती शयों पर चढ़ाकर जो है जंग लगने से महफूज रखा जा सकता है। दूसरा आसान तरीका धात की सतह पर दूसरी धात की जो है तह चढ़ाना है, जिसमें Sn और Zn जैसे जिंक और टिन Zn Sn वगैरह आमिल होते हैं या फिर फिजा से खुद तामुल करते हैं और शय को महफूज रखते हैं। बरक़ी कीमियाई तरीके से चढ़ाई गई धात मैग्नीशियम जिंक वगैरह खुद मुतासिर होती है, लेकिन असल धात को जंग आलूद होने से बचाती है। तो ये चंद तरीके हैं जिससे जो है हम धात को जंग लगने से महफूज रखा जा सकता है। धातों की खुसूसियात में बेहतरी लाने के लिए भरतियाना एनालॉइंग भरत बनाने का तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हस्बे ख्वाहिश खुसूसियत की हामिल धात हासिल होती है। मिसलन लोहा वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली धात है, जबकि इसे इसकी खालिस हालत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही नरम होता है और गर्म करने पर आसानी से गुम हो जाता है, मुड़ जाता है। इसलिए इसमें दीगर धातों की थोड़ी सी मिकदार या लौसें मिलाई जाती हैं। इसमें कार्बन की थोड़ी मिकदार मिलाने पर यह सख्त और मजबूत हो जाता है। इसी तरह जब लोहे के साथ निकल और क्रोमियम को मिलाया जाता है तो हमें स्टेनलेस स्टील हासिल होता है, जिसमें जंग नहीं लगता। खालिस सोना 24 कैरेट सोने के तौर पर जाना जाता है, जो कि बहुत ही नरम होता है। इस हालत में ये जेवर बनाने के लिए मौजूद नहीं होता, इसलिए इसमें चांदी और तांबे की लौसें शामिल करके इसे सख्त बनाया जाता है। आमतौर पर हिंदुस्तान में 22 कैरेट 22 कैरेट सोने के जेवर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे मुराद खालिस सोने के 22 हिस्सों के साथ 2 हिस्से चांदी या तांबा मिलाए जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं फलसकारी में इस्तेमाल होने वाले चंद अहम तरीके। ये फ्यू इम्पोर्टेंट प्रोसेस यूज्ड इन मेटलर्जी। स्मेल्टिंग एक हरारी कीमियाई अमल है। पायरो केमिकल है। पायरो के माने हीट के हैं, हरारत के हैं। इस तरीके में कसधात के साथ गदाजिंदा फ्लक्स और ईंधन फ्यूल शामिल करते हुए बुलंद तपिश तक गर्म किया जाता है। तपिश में इजाफे की वजह से धात पिघली हुई हालत में हासिल होती है। स्मेल्टिंग के दौरान फ्लक्स से गैंग तामुल करके स्लैग बनाता है, जिसको अलहदा कर लिया जाता है। हेमाटाइट
Fe2O3 की कजधात में कोक बतौर ईंधन और चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट फ्लक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। स्मेल्टिंग के अमल को आमतौर पर खुसूसी भट्टी में अंजाम दिया जाता है जिसे छक्कड़ भट्टी ब्लास्ट फर्नेस कहा जाता है। छक्कड़ भट्टी में वाक़ होने वाले तामुलात, कार्बन जो कोक की शक्ल में है फ्यूल ऑक्सीजन के साथ जलकर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और हेमाटाइट जो कजधात है Fe2O3 ये हासिल होने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तामुल करके फेरस और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन फ्लक्स से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है, और कैल्शियम ऑक्साइड लाइम और सिलिका गैंग दोनों के मिलने से कैल्शियम सिलिकेट स्लैग हासिल होता है। भूनने का अमल एक पायरोकेमिकल तरीका है जिसमें कजधात को ऑक्सीजन या हवा की मौजूदगी में इसके नुक्ते-ए-मात के नीचे गर्म किया जाता है। इस अमल में हासिल होने वाली अशिया सल्फाइड कजधात से धाती ऑक्साइड भी ठोस शक्ल में पाई जाती है। आमतौर पर भूनने के लिए पलटाऊ भट्टी रिवर्बरेटरी फर्नेस इस्तेमाल की जाती है। जिंक ब्लेंड का तामुल जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में तब्दील होता है। कैल्सिनेशन एक ऐसा कीमियाई हरारी अमल है, पायरोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कजधात को हवा की अदम मौजूदगी में हरारत पहुंचाई जाती है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस ये है, रोस्टिंग का जो अमल है वो ऑक्सीजन या हवा की मौजूदगी में अंजाम पाता है, जबकि कैल्सिनेशन का जो अमल है ये हवा की गैर मौजूदगी में, अदम मौजूदगी में अमल में आता है। कजधात को हवा की अदम मौजूदगी में हरारत पहुंचाई जाती है या भूना जाता है। इस अमल में आमतौर पर कजधात की तहलील होती है। मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब भूना जाता है या गर्म किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब भूना या गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है। कजधात को हवा की मौजूदगी में गर्म किया जाता है, ये रोस्टिंग का अमल है। कजधात को हवा की गैर मौजूदगी में गर्म किया जाने वाला जो अमल है वो कैल्सिनेशन है। रोस्टिंग के तरीके को सल्फाइड कजधात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कार्बोनेट्स जैसी कजधातों के लिए कैल्सिनेशन का तरीका इस्तेमाल में आता है। गैंग कजधात में पाई जाने वाली लौसों को कहते हैं, जबकि स्लैग पोलिंग के तरीके तखलीस में कजधातों की लौसें इम्प्यूरिटीज पिघली हुई धात की सतह पर बतौर तलचिट स्लैग तैरती नजर आती है, इसको स्लैग कहा जाता है। फ्लेक्स कजधात से तामुल करके गैंगू का अलहदा करने के लिए मिलाया जाता है। अगर लौसें गैंगू तुरशई मादे की हों तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और असासी मादे की हों तो ये कैल्शियम ऑक्साइड को बतौर फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं। अगर लौसें असासी नव्य जैसे फेरस ऑक्साइड हो तो तुरशई फ्लक्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड को गैंगू हासिल करने के लिए मिलाया जाता है। फ्लक्स कैल्शियम ऑक्साइड जब सिलिका के साथ तामुल करता है तो ये कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, जबकि फेरस ऑक्साइड जो गैंगू की शक्ल में है सिलिकॉन डाइऑक्साइड फ्लक्स के साथ तामुल करता है तो फेरस सिलिकेट FeSiO3 बनाता है। भट्टी फर्नेस फ्लस्कारी में हरारी कीमियाई अमल पायरोकेमिकल प्रोसेस को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भट्टी है। भट्टी के 3 अहम हिस्से होते हैं जिन्हें हर्ट, चिमनी, शोलादान। हर्ट, चिमनी, फायर बॉक्स, ये 3 जो है इसके मेन पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं। हर्ट भट्टी का वो मुकाम है जहाँ पर कजधात को गर्म करने के लिए रखा जाता है। भट्टी में चिमनी वो इखराजी मुकाम होता है जहाँ से गैस और नाकारा मादे खारिज होते हैं। शोलादान भट्टी का वो मुकाम है जहाँ पर ईंधन को जलने के लिए रखा जाता है। छक्कड़ भट्टी में शोलादान, फायर बॉक्स और हर्ट दोनों बड़े चैम्बर्स या खाने के साथ मुश्तरक होते हैं जिसमें कजधात और ईंधन समा सकता है। पलटाऊ भट्टी रिवर्बरेटरी फर्नेस में शोलादान और हर्ट अलहदा होते हैं, लेकिन ईंधन के जलने पर शोला हर्ट में मौजूद कजधात से तमास के जरिए इसे गर्म करते हैं।